एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 18 जुलाई के शिफ्ट 4 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन, जो कि सीजीएल 2023 टियर 1 में पूछे गए थे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि मैंने इस चैनल पर सीजीएल जीके पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 1 से देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम एक क्लास में डिटेल में कवर करते हैं तो उसको हम फिर से उतना डिटेल में कवर नहीं करते, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और ये मैं रिवीजन पर्पज से बना रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो इसलिए आप पहले वाले से देखिएगा। क्वेश्चन रिपीट होते हुए आपको मिलेंगे। और आपको इसका नोट्स नहीं बनाना है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच स्टेट इज़ द चिथरई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये फेस्टिवल जो है किस स्टेट में मनाया जाता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ से आपको ये याद रखना ना कि इस फेस्टिवल को मीनाक्षी टेम्पल पर मनाया जाता है, और मीनाक्षी टेम्पल भी तमिलनाडु में है। और अगर पर्टिकुलर लोकेशन पूछे कि कहाँ पर है, तो मदुरई में है। और पहले ना ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, तो मदुरई में लोकेटेड है। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि हम्पी फेस्टिवल जो है ये कर्नाटका का है। करगा फेस्टिवल भी कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर बात करें थेयम फेस्टिवल की, तो ये जो है हमारा केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आपसे पूछे खर्ची पूजा कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो त्रिपुरा में। ये क्वेश्चन ना बहुत पहले सीजीएल में बहुत बार रिपीट होता था। चापचर कूट अगर पूछे तो मिज़ोरम का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। टूशू पर्व जो है ये झारखंड का है, ये CHSL 2023 वाले में भी पूछा गया था। गणगौर फेस्टिवल ये राजस्थान का है, और ये फेस्टिवल गॉडेस पार्वती जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर पुष्कर फेयर हो चाहे तेजाजी फेयर हो, ये राजस्थान का है। और सोनपुर कैटल फेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार का है। नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा का है। वैसे हमने ओडिशा का, राजस्थान का, ये सारा फेस्टिवल जो है हमने दूसरे शिफ्टों के सोल्यूशन में कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे रिवीजन पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ। मदाई फेस्टिवल अगर पूछे तो छत्तीसगढ़। कांग एक तरह का रथ यात्रा होता है, ये भी फेस्टिवल है, तो ये मणिपुर का फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया डांस इज जनरली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? यहाँ पे कह रहा है ना कि कालबेलिया डांस फॉर्म किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। राजस्थान में कालबेलिया डांस को परफॉर्म किया जाता है। और आपको ये याद रखना है ना कि कालबेलिया डांस को स्नेक डांस भी बोलते हैं, और इसको यूनेस्को में जोड़ा गया 2010 में, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और अगर बोले कि गुलाबो सपेरा किससे रिलेटेड है, तो वो कालबेलिया डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। और यहाँ से आपको ये याद रखना है कि रौफ डांस अगर पूछे जम्मू एंड कश्मीर का, चेराव डांस पूछे तो ये मिज़ोरम का हो जाएगा। होजागिरी डांस फॉर्म जो है त्रिपुरा से रिलेटेड है, और हिकत डांस जो है ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। और घूमर अगर पूछे तो राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड इन ब्रिटिश इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू जो ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब इसके बाद ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सती प्रथा का कब एंड किया गया, तो विलियम बेंटिक ने एंड किया था सती प्रथा का 1829 में। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट रेलवे इंडिया में कहाँ से कहाँ तक बना था, तो बॉम्बे टू थाने। और अगर पूछे किस ईयर में, तो 1853, और ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 1857 में जो है किया गया था इस्टेब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट that readily gives up an electron in order to obtain a stable electronic configuration? यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन अपने जल्दी से देके अपने पे पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो वो स्टेबल हो जाए। देखिए सारे एलिमेंट जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमारे लास्ट वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसकी वजह से इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, यानी कि इनको स्टेबिलिटी मिल जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे 2, 8 और 1, यानी इसके लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये सोचता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज़ कर दें
ताकि मेरे लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन बचे, जिससे कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और जो लोग भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ना तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो Na पॉजिटिव। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि क्लोरीन जो होता है ना ये ग्रुप 17 में आता है, और ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनको बोलते हैं हम हैलोजेंस। ऑक्सीजन की बात करें तो ग्रुप 16 में आता है ये, इसको बोलते हैं चैल्कोजन। और ये सब ना इम्पॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लेगा कि ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, तो चैल्कोजन, ग्रुप 17 को हैलोजन। नाइट्रोजन ग्रुप 15 में आता है और ग्रुप 15 को बोलते हैं पिंकटोजन। सोडियम जो है वो ग्रुप 1 में आता है, ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी कि अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था 1865 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। 6-7 बार से भी ज़्यादा ये रिपीट हो चुका होगा, CHSL एंड CGL सब कुछ मिला के। लॉ ऑफ ट्रायड्स जो है ये डोबरनायर ने दिया था 1829 में। अब यहाँ पे ना आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर 1817 आपको कहीं भी दिख जाए ना तो ये समझ लीजिएगा कि डोबरनायर ने पहली बार जो है अपने इस आइडिया को सामने लाया था सबके, तो 1817 में। लेकिन जहाँ भी आप देखेंगे आंसर आपको 1829 मिलेगा। इन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट तो 1817 में लाया, लेकिन 3-4 जो ट्रायड्स के एग्जाम्पल है ना उनका जो एग्जाम्पल वगैरह है वो 1829 में खोजा गया बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से हर जगह ईयर आपको मिलेगा 1829, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वीडियो में छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो मैं PDF में उसको सही करके अपलोड कर देती हूँ टेलीग्राम पे। और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको बताते हैं कि ये क्वेश्चन में ऐसा होगा या फिर ऐसा, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग मतलब एंगेज हो रहे हैं इसमें, देख रहे हैं इसको। वैसे मैं वीडियो अपलोड करने के बाद एक बार PDF ज़रूर चेक करती हूँ। वीडियो तो बन जाती है ना तो फिर उसको एडिट करना पॉसिबल नहीं होता है उतनी बड़ी वीडियो को, तो इसलिए अगर कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो उसको मैं PDF में करेक्ट कर देती हूँ। लेकिन अब से मैं PDF भी कम से कम 3-4 बार रीड करके ही उसको देख के तभी अपलोड करूँगी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही होगा। अब नेक्स्ट यहाँ से है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, तो हेनरी मॉजले ने दी थी 1913 में। अब यहाँ से ना मैंने ये जो एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं ये यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ना क्योंकि पूछे जाते हैं कि मेंडलीवियम का एटॉमिक नंबर बता दीजिए, मेंडलीव के नाम पे रखा गया था, तो 101 होता है। सीबोर्जियम का एटॉमिक नंबर इतना फेमस है ये क्वेश्चन 106, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था ग्लेन टी सीबोर्ग ने और उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया सीबोर्जियम, एटॉमिक नंबर 106। तो तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने खोजा, क्या नाम है, क्या एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट है यहाँ पे निहोनियम एटॉमिक नंबर, अगर आपसे पूछे तो ये होता है 113। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो जनरली तो ग्रुप 1 हम बोल देते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपसे पूछे तो ग्रुप 1A में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज इंस्पायर्ड बाई हुज आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस। यहाँ पे कह रहा है कि एक बहुत ही महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन किसके अहिंसा के विचारों से प्रभावित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अब यहाँ पर वर्धमान महावीर जी का नाम आ गया है, तो आप ये देख लीजिए कि वर्धमान महावीर का बर्थ जो हुआ था 540 BC में हुआ था, कुंडग्राम नियर वैशाली बिहार में। ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और 23 नंबर के थे पार्श्वनाथ, फर्स्ट थे ऋषभ देव। और अगर पूछे इनकी डेथ कब हुई तो 468 BC में हुई, पावापुरी बिहार में। इन्होंने 5 महाव्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मतलब ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन एंड सेलिबेसी। नेक्स्ट है त्रिरत्न, अगर आपसे पूछे जिसको कि इंग्लिश में 3 ज्वेल्स बोलते हैं, तो उन्होंने बताया राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट को बोलते हैं त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। और जैनिज्म ना 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर एंड दिगंबर्स में। और यहाँ से आपको एक वर्ड याद रखना है, साल्लेखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है, तो इसका मतलब होता है ना डेथ बाय फास्टिंग, यानी तब तक फास्ट रहना, व्रत रहना जब तक कि डेथ ना हो जाए। और इसको किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने साल्लेखना किया था। और जैन लिटरेचर को हम बोलते हैं अगम या फिर अगम सूत्रास। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुई थी, तो 300 BC पाटलिपुत्र में।
सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी 512 AD में वल्लभी गुजरात में। तो 2 ही इनकी काउंसिल हुई थी और दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो है गलत मैच है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला वाला लिखा क्या है, माउंटेन क्लाइमेट, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड में माउंटेन क्लाइमेट्स मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो पहला वाला ही यहाँ पे इनकरेक्ट है। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट जो होता है वो तो वेस्टर्न घाट, मालाबार कोस्ट और सदर्न असम में होता है। ट्रॉपिकल सेमी एरिड जिसको कि स्टेपी क्लाइमेट बोलते हैं वो कर्नाटका, सेंट्रल महाराष्ट्र और तमिलनाडु और आंध्र के कुछ पार्ट्स में होता है। हॉट डेजर्ट या एरिड क्लाइमेट जिसको बोलते हैं वो राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मिलता है। तो यहाँ से ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये बेनिफिट है कि आपको ये चीज़ें भी अपने ध्यान में रखनी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने अर्ज वॉज इसेंशियली द डिपार्टमेंट ऑफ डैश अंडर दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पे कह रहा है कि दीवाने अर्ज जो है कौन सा डिपार्टमेंट हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के अंडर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है दीवाने विजारत अगर पूछे तो ये था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, और ये याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में था। ठीक, अगर बोले दीवाने रिसालत तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स था। दीवाने इंशा ये करस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन का था, मतलब पत्राचार वगैरह का, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। दीवाने काजा ये नया है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IADP। यहाँ से आपसे कह रहा है कि IADP का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और अगर आपसे पूछे कि ये IADP कब आया था, तो ये आया था ना 1960 में। 1960 में कौन सा स्पोर्ट पहली बार हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इटली में हुआ था और मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन। यहाँ से आपको ये याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आया था, और ये ना जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई को, तो ये 1 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 1999 से आपको याद आना चाहिए कि पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न मिला था 1919 में, और पंडित रविशंकर थे सितार प्लेयर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत पूछा गया है, PMFBY 2016 में आया। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आया। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में आया, और ये इसलिए आया था ना ताकि किसान को पता चल सके कि उनकी मिट्टी कितनी फर्टाइल है, कौन सी फसल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, इसलिए आया था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT for a period of 4 years or until he attains the age of 70 years, whichever is earliest in November 2021। और ये क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स का था, पर आज भी ये ट्रू है, मतलब आज भी NCLAT के चेयरपर्सन वही हैं, और इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को रिप्लेस नहीं किया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जस्टिस अशोक भूषण यही हैं NCLAT के चेयरमैन, और अभी भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच पॉलिसी has the Union Ministry of Power launched a scheme for procurement of aggregate power of 4500 megawatt for 5 years। यहाँ पे कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिससे कि 4500 मेगावाट का जो है पावर मिलेगा। तो किस पॉलिसी के तहत? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, शक्ति पॉलिसी के अंडर। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट वॉज आर्बिट्रेरिली असाइंड अ वैल्यू ऑफ 4.0 in the halogen section in 1922 by Linus Pauling, an American scientist। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि CHSL 2023 में ही ये कम से कम 3-4 बार रिपीट हुआ अलग अलग शिफ्टों में। अब वही सेम क्वेश्चन देखिए CGL में भी आया, और ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिनियस पॉलिंग ने किसको जो है 4.0 की वैल्यू किसको असाइन की थी। राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, और पूछेगा किस ईयर में, तो 1922 में, यानी कि ये भी पूछ सकता है कहाँ के साइंटिस्ट से, अमेरिकन के। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बस आपको जो है अपनी नज़र चौकन्ना रखनी होती है
जनरल अवेयरनेस मतलब आप कितने अवेयर हैं आसपास, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आगे पीछे ज़रूर पढ़ा करिए। अगला क्वेश्चन है, द मित्र स्कीम वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट फॉर 2021 to 22 टू सेट अप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच सेक्टर। मित्र स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी 2021-22 के बजट में, लेकिन आप इसको ज़रूर याद रखेंगे अभी भी। इसका जो है रिलेशन था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अगर आपसे पूछे कि मित्र का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका था मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ये जो है इसका फुल फॉर्म है, और पूछा जा सकता है कि मित्र स्कीम किससे रिलेटेड है, क्योंकि स्कीम वगैरह तो ये 2-4 साल पुरानी भी पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया आर दी सुंदरी ट्रीज दैट प्रोवाइड ड्यूरेबल एंड हार्ड टिम्बर फाउंड। यहाँ पे कह रहा है कि टिकाऊ और मजबूत लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए सुंदरी ट्री जो होता है ना, वो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल है। ये जो सुंदरी ट्री है ना, ये सुंदरबन के आसपास पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इसी सुंदरी ट्री के वजह से ही उसका नाम बढ़ गया सुंदरवंश। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ना ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है, ड्यूरेबल एंड हार्ड टिम्बर फाउंड। अब जो लोग भी पढ़े होंगे 3-4 बार क्वेश्चन, जिनको पता है कि सुंदरी ट्री मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है या सुंदरबंस के आसपास, तो तुरंत मैंग्रोव फॉरेस्ट आंसर मार्क करेंगे। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखने होते हैं कीवर्ड्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हम पढ़ लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी ना कहीं कहीं आप देखेंगे 6-7 तरीके के फॉरेस्ट हैं, तो कहीं कुछ है। तो वो क्या करते हैं ना, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो सब डिवीज़न है इसका, उसको अलग अलग कर देते हैं, तो नंबर बढ़ जाता है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एक तो सेमी एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है, और सेमी एवरग्रीन में 200 से 250 के बीच में होती है। और यहाँ का इम्पॉर्टेंट जो ट्रीज़ हैं वो है इबोनी, महोगनी, सिंचोना, एनी एंड रोजवुड। और पता है ट्रीज़ के एग्जाम्पल देके पूछ लेगा ना कि किस फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो ये ज़रूर याद होना चाहिए। अगला यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको कि हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप के आते हैं, एक तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो मॉइस्ट वाला जो होता है ना, वहाँ पे 150 से लेके 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है, और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में 100 से लेके 70 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है। और यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ के नाम याद रखने हैं, तेंदू, पलास, अमलतास एंड सैंडलवुड। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, या फिर लेस देन 70 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। बबूल, बेर, खेजरी, और यहाँ पे टुसोकी ग्रास मिलता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन एरिया में पाया जाता है। और यहाँ पे है लिटोरल या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट, जिसको कि मैंग्रोव्स बोलते हैं ना, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि इंडियाज़ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी ये जो बाई एनुअल रिपोर्ट है, बाई एनुअल रिपोर्ट का मतलब जो कि 2 साल में एक बार आती है, इसमें बताया गया था कि फॉरेस्ट कवर इंडिया में 21.7% है, ट्री कवर 0.76% है। लेकिन जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी, उसके थ्रू ये टारगेट रखा गया था कि इंडिया में 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, पर वो अभी तक हुआ नहीं। लार्जेस्ट एरिया अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है फॉरेस्ट, तो मध्य प्रदेश में एरिया वाइज। सबसे कम अगर पूछे तो हरियाणा में है। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट इंक्रीज़ कहाँ पर हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में। अगर पूछे कि हाईएस्ट डिक्रीज़ कहाँ पर हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश है, बट परसेंटेज वाइज मिज़ोरम है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पे कह रहा है कि घरेलू आय में कौन सा हम नहीं कंसीडर करते, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट्स आउटसाइड द कंट्री। ये तो जाहिर सी बात है ना कि अगर आप घर की इनकम निकाल रहे हैं तो बाहर वालों की इनकम थोड़ी ना गिनेंगे अपने घर में। वही चीज़ पूछ रहा है कि डोमेस्टिक इनकम में किसकी इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो भी इनकम नॉन रेजिडेंट्स ने कमाई है आउटसाइड द कंट्री, उसको हम डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ से आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सा करेंगे हम। तो इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट ऑफ कंट्री, यानी भारत के जो निवासी हैं, भारत में ही हैं, तो उनका जो भी पैसा है वो तो कंसीडर करते ही हैं।
इनकम अर्नड बाय ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंट्री। ये तो सही बात है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, उनकी इनकम तो हम गिनेंगे ही यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम में। प्रॉफिट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर की सारी चीज़ें गिनेंगे, बाहर की नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ से ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और है ना, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, एक तो होता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका मतलब होता है ना कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर हुई हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक साल के अंदर किसी भी कंट्री के बाउंड्री में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमत है पूरी, उसको जो पैसे में निकालता है उसको बोलते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर आपसे पूछे कि जीएनपी क्या होता है, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब ना आप समझ लीजिए कि नागरिक, ठीक, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम केवल उन्हीं लोगों की इनकम को काउंट करते हैं जो कि हमारे नागरिक हैं। अब चाहे वो इंडिया में रह के पैसे कमा रहे हो, चाहे हमारे नागरिक किसी और विदेश में जाके कमा रहे हो, तो हम उसको गिनेंगे जीएनपी में, क्योंकि अगर किसी कंट्री के नेशनल यानी कंट्री के सिटीजन जो भी पैसा अर्न करते हैं तो वो जीएनपी में हम काउंट करते हैं। जीडीपी में तो डिफाइन है कि एक बाउंड्री में होना चाहिए कंट्री के, लेकिन इसमें बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे नेशनल यानी कि सिटीजन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से ना आपको थोड़े से फॉर्मूले याद रखने हैं। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है कि हमारे नागरिक जो भी किसी भी देश में रह रहे हो वो कितना पैसा कमाकर यहाँ पे ला रहे हैं इंडिया के लिए, और यहाँ पे किसी दूसरे देश का जो नागरिक है वो कितना पैसा कमा के देश के बाहर भेज दे रहा है हमारे, तो उसके पैसे को माइनस करते हैं और हमारे जो भी नागरिक हैं जहाँ और कमा रहे हैं किसी और कंट्री में उनके पैसे को प्लस करते हैं, तो वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में NFIA लिखते हैं। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, NNP ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और NNP एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है ना, यही होता है नेशनल इनकम। CHSL में तो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि नेशनल इनकम कहते किसको है, तो NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है फैक्टर कॉस्ट पे। और अगर आपसे पूछे कि NNP निकलता कैसे है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा GNP माइनस डेप्रिसिएशन। ये तो आपको पता होगा ना कि जब भी हम ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो ग्रॉस से नेट पे गए तो डेप्रिसिएशन घटा दिया, बाकी दो चीज़ें सेम हैं। NDP का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे नेट वर्ड लग गया है तो इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा, लेकिन किसमें से माइनस हुआ होगा, ग्रॉस से माइनस हुआ होगा, और बाकी दो चीज़ें सेम हैं, यानी कि GDP में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपको NDP मिलेगा। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो पर कैपिटा इनकम ये होती है कि एक कंट्री का नेशनल इनकम जो है वो कितना है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी कि नेशनल इनकम को अगर आप डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। एक तो वर्ड आता है ना फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इनकम का मतलब ये होता है ना कि वो इनकम जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से जो भी रिटर्न में आपको पैसा आ रहा है ना प्रोडक्शन करने की वजह से, उसमें कंट्रीब्यूशन देने की वजह से, वो होता है फैक्टर इनकम। और अगर आपसे पूछे कि ये ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है कि आपने जो है इसके लिए कोई काम नहीं किया है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस तो नहीं की हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पेंशन हो गया या फिर बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना जो गवर्नमेंट देती है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब कि आपने कमाया नहीं है बट वो आपको मिलता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। और ये सारी चीज़ें ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NEHS 5 2019-21 what percentage of women have a bank or saving account that they themselves use। अब यहाँ पे कह रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ और 2019 से 21 के बीच में, तो कितने प्रतिशत महिलाएं थी जिनके पास बैंक में सेविंग अकाउंट्स थे जो कि वो खुद के लिए इस्तेमाल करती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 78.6%। ये डेटा है, आप सीधे याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तानसेन हु वॉज इंक्लूडेड इन द नवरत्नास ऑफ अकबर वॉज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में एक थे, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रबाब, और ये रबाब कुछ और नहीं रुद्र वीणा का ही नाम है। तो चाहे आप रुद्र वीणा बोलिए या फिर रबाब बोलिए, सेम ही है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है ना कि अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। आप सोच रहे होंगे कि मैम इसमें बुक का क्वेश्चन क्यों डाल रही हैं, बट इम्पॉर्टेंट है, आप जितना भी इन्फॉर्मेशन मिले आप उसको ग्रैब करते चलिए। अबुल फजल जो है इन्होंने लिखा था अकबरनामा, और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितने पार्ट में इन्होंने लिखा था उसको। तो अकबरनामा के 3 पार्ट हैं। पहले वाले पार्ट में बताया गया है अकबर्स एंसेस्टर यानी अकबर के पूर्वजों के बारे में। दूसरे पार्ट में बताया गया है रेन ऑफ अकबर यानी कि अकबर के शासनकाल के बारे में। और तीसरा पार्ट जो है उसी का नाम है आईने अकबरी। ठीक, तो अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा, 3 पार्ट हैं इसके। नेक्स्ट है यहाँ पे अब्दुल रहीम खान खाना, और इन्होंने जो है ना बाबरनामा उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हुमायूं नामा अगर पूछे किसने लिखा तो गुलबदन बेगम ने लिखा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंडियाज़ रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। यहाँ पे कोई और क्वेश्चन था जो कि बहुत पुराना करंट अफेयर्स था और इररिलेवेंट था, तो इसलिए मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया का HDI इंडेक्स में कितना रैंक है 2024 के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कल के ही शिफ्ट में कराया था। राइट आंसर हो जाएगा 134 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन। यहाँ पे कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसमें नहीं मिलता। राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता। अब यहाँ से ये भी याद रखेंगे बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। सेल के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने 2 वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे कह रहा है जो शब्दावली पार्लियामेंट यानी संसद में इस्तेमाल की जाती है तो उसमें से कौन सा पेयर सही मैच है। अप्रोप्रिएशन बिल, अ मनी बिल पास्ड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर विथड्रॉल और अप्रोप्रिएशन फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही है, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको पैसे वगैरह निकालने हो तो मनी बिल जो पास किया जाता है उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। तो डिफिनीशन दिया है सिंपल सा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है डिमांड फॉर ग्रांट्स, ईयर मार्किंग ऑफ बजटरी एलोकेशन फॉर मीटिंग ओनली प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो डिमांड फॉर ग्रांट कह रहा है कि ये बजटरी एलोकेशन होता है जिसमें केवल प्लान्ड एक्सपेंडिचर किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का डील किया जाता है, तो ये जो है बिल्कुल सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का मतलब यहाँ पे कह रहा है फॉर रेजिंग अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर विच अ नोटिस हैज़ टू बी गिवन बाई अ मेंबर एंड सपोर्टेड बाई 50 मेंबर्स। ये भी गलत है, केवल और केवल यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही है। अब देखिए जहाँ पे ना एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि ओनली प्लान एक्सपेंडिचर या फिर मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और डेटा और फैक्ट भी गलत होते हैं जनरली, तो आप इसको याद रखेंगे, केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड या फिर अकादमी पुरस्कार जिसको बोलते हैं फॉर द ईयर 2020 वॉज अवॉर्डेड टू मीनाक्षी चितरंजन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहा है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया मीनाक्षी चितरंजन जी को 2020 में, तो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। देखिए नाम में ही थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये साउथ इंडिया का कोई डांस फॉर्म है, तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। कभी कभी ना गेस करके भी आप करते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा के बारे में यहाँ पे बोला है कि गलत स्टेटमेंट चुनना है। तो पहला लिखा है क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, बिल्कुल सही है। ये जो बैक्टीरिया वाला है ना ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहा है कि क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंडर में ये सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है ना बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना ऑर्थ्रोपोडा में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डैश कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दी टोक्यो पैरालंपिक 2020।
यहाँ पे कह रहा है कि कितने कंट्रीज़ ने टोक्यो पैरालंपिक में पार्टिसिपेट किया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 162 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था टोक्यो पैरालंपिक में। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है ना कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अगर इंडिया की रैंक पूछे, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 24th रैंक थी और फर्स्ट था चाइना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु सेंट द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में किसने भेजा था। राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। यहाँ से आप याद रखेंगे मेगास्थनीज की बुक है इंडिका और काफ़ी ज़्यादा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ना कि मतलब नींद में भी आप बता सकते हैं कि हाँ, ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई, जो कि आर्टिकल 51A से लेके के तक आती हैं। पहले 10 जोड़ी गई थी, बाद में एक और जोड़ी गई तो 11 हो गई, और 11 वाली जो है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ी गई थी। और ये सारे क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिया है। अगर पूछे कि किस पार्ट में है तो पार्ट 4A में है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉग्नाइज द दही हांडी एज अ स्पोर्ट्स इवेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। दही हांडी जो है स्पोर्ट इवेंट है महाराष्ट्र में। अब देखिए शिफ्ट के सोल्यूशन तो हो गए, बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की शिफ्ट में डिस्कस किया है। अब यहाँ से हम करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड प्राइवेट रॉकेट। यहाँ पे कह रहा है भारत का दूसरा प्राइवेट रॉकेट है, उसका नाम बताइए। तो राइट आंसर है यहाँ पर अग्निबाण, और इसको अग्निकुल कॉस्मस ने डेवलप किया। अब आपका काम है कि आप मुझे कमेंट करके फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कौन सा है इंडिया का, उसका नाम बताएंगे, और शायद हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सरस्वती सम्मान 2023 वॉज गिवन टू। सरस्वती सम्मान कह रहा है 2023 वाला किसको दिया गया, तो प्रभा वर्मा को दिया गया। मलयालम पोएट है ये, और अगर पूछे कि किस लिए दिया गया तो रौद्र सात्विकम के लिए इनको दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, अदिति स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई। अदिति स्कीम किसने लॉन्च किया। राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। और इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे, जो कि बहुत बड़ा है, चांसेस कम है पूछने के, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। तो ज़रूर आप इसको याद रखेंगे, IDX। और 750 करोड़ जो है इसके लिए अलॉट किए गए थे। अगला है यहाँ पर, व्हाट इज़ उन्नति स्कीम। उन्नति स्कीम क्या है, तो राइट आंसर है यहाँ पर उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, और ये PM मोदी ने लॉन्च किया फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए इसको जो है, नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर छप के आएगा। हु इज़ द विनर ऑफ 2024 विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, क्योंकि इनका पहला टाइटल है। तो आप ज़रूर याद रखेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ये रनर अप रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अगर बोले तो दीप्ति शर्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कराने को तो बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन वही क्वेश्चन करने हैं ना जिसके आने के चांसेस हो, वरना ऐसा ना हो कि बस करंट अफेयर्स करते रहें और उसका उतना वेटेज भी ना हो। आई होप आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 82nd हो चुकी है। अभी जस्ट ये एक दिन पहले की न्यूज़ है। पिछले शिफ्ट में जब मैंने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का रैंकिंग आपको बताया था तो 85th बताया था, क्योंकि वो मार्च 2024 के अकॉर्डिंग थी। बट इनकी रैंकिंग चेंज होती रहती है। अभी कल ही लेटेस्ट जो है इनका रैंकिंग आया था, तो उसके पहले मैं वीडियो बना चुकी थी, तो मैंने उसमें मेंशन नहीं किया। तो अब आप इसको याद कर लीजिएगा कि 82nd पोजीशन हो गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में,